कहानी की शुरुआत में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से बच्चे के ऊपर कुछ मैजिक पार्टिकल्स आए हुए होते हैं और वो आदमी उससे पूछ रहा होता है क्या तुम अदर वर्ल्ड से हो। ये सुनकर वो बच्चा उसे देखने लगता है और कुछ सोच रहा होता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो है कहाँ और यहाँ पे वो क्या कर रहा है। जब वो आसपास में अपनी नजरें घुमाता है तो उसे आसपास बिल्डिंग से दिखाई देती है जो कि वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता। तो वो आदमी उस बच्चे को ऐसे कंफ्यूज होते हुए देखकर कहने लगता है ओह तो मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। हाँ पहले तुम मुझे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हो इसीलिए थोड़ा काम डाउन हो जाओ और पहले मेरी बात सुनो। पर इधर हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि अपनी शर्ट उठाकर अपने पेट को चेक कर रहा होता है और हड़बड़ाकर अजीब हरकतें कर रहा होता है। तो आदमी उस बच्चे से कहता है मैंने तुम्हें कहा ना पहले शांत हो जाओ और आखिरकार तुम अपने कपड़े क्यों उठा रहे हो। तुम इस वक्त जिस दुनिया में हो उस वर्ल्ड का नाम एरिया है और यहाँ पे स्वार्ट्समैनशिप मैजिक और हर तरह के डीमंस और मॉन्स्टर बिलोंग करते हैं। इसलिए ये वर्ल्ड एक बैटल ग्राउंड की तरह है जहाँ पर सभी लोग सरवाइव करने के लिए हमेशा फाइट करते रहते हैं। और ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा लालची है इसीलिए ये अदर वर्ल्ड के लोगों को इस वर्ल्ड में समन करता रहता है। और ये वो जगह है जहाँ पर आउट वर्ल्ड के लोग जब समन होते हैं तो सबसे पहले यहीं पर आते हैं। इस जगह को जैनविस कहा जाता है द सिटी ऑफ बिगिनिंग। तो वो आदमी उस बच्चे से पूछता है क्या तुमने पहले कभी मार्शल आर्ट या फिर मैजिक सीखा है। तो बच्चा जवाब देता है नहीं मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता आखिरकार ये चीजें क्या होती हैं। तो आदमी उस बच्चे से कहने लगता है इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास कोई भी क्लास नहीं है तो तुम नो क्लास हो। ये सुनकर वो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है नो क्लास। तो आदमी उस बच्चे से कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें आराम से एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चा उसका जवाब देता है मेरा नाम है ली शैंगमिंग। तो आदमी कहने लगता है ओके ली शैंगमिन अब जब मैंने तुम्हें ऐसे देख ही लिया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूं। तुम पक्का ही भूखे होगे इसलिए चलो हम पहले खाना खाते हैं और फिर बातें करते हैं। मैं तुम्हें इस दुनिया के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ये सुनकर वो बच्चा खुशी से कहने लगता है थैंक यू। और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी उस बच्चे को एक गली में लेकर आ जाता है और उसे कहने लगता है मुझे लगता है कि तुम थोड़े प्यासे भी हो गए इसीलिए लो ये पी लो। ये सुनकर बच्चा कहने लगता है हाँ ठीक है वैसे मैं थोड़ा प्यासा आता हूँ। और फिर उस बोतल को लेकर उस आदमी को थैंक यू कहने लगता है। तो आदमी कहने लगता है नहीं नहीं थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा उस बोतल के अंदर की चीज को पीने लगता है और अपने मुंह के अंदर भर लेता है। फिर वो अपने मुंह में भरे हुए उस पानी को उस आदमी के मुंह पर अचानक से फेंक देता है और उस पानी की वजह से उस आदमी की आंखें जलने लगती है। तो चिल्लाते हुए कहने लगता है ओह मेरी आंखें बास्टर्ड आखिरकार ये तूने क्या कर दिया। तो वो बच्चा कहने लगता है सच में ये एक्टिंग करना कितना ज्यादा हार्ड है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। ये पक्का ही गोबलिन पैरालाइज पॉइजन है मैं सही कह रहा हूँ ना। और फिर उस बोतल से पानी को बिखेरते हुए कहने लगता है वैसे इसको पानी के अंदर मिलाने की वजह से पानी का टेस्ट या कलर में कोई भी बदलाव नहीं आता लेकिन इसमें हल्की सी फिशी स्मेल जरूर आती है और जैसे ही ये जीभ को टच करता है तो हल्की सी चुभन महसूस होती है। इसीलिए जब तुम्हारी ये आंखों में गिरा है तो पक्का ही तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा होगा। तो पक्का ही ये सोच रहा होगा कि इस बिगनर को पकड़कर इसे ट्रिक कर दूंगा और फिर इसे एक स्लेव की तरह बेच दूंगा। तो आदमी दर्द में चीखते हुए कहने लगता है आखिरकार तू कौन है तू बास्टर्ड तू पक्का ही इस वर्ल्ड में समन अभी नहीं हुआ है। और हम देखते हैं कि वो बच्चा उस आदमी की ओर तेजी से बढ़ने लगता है जिसे देखकर वो आदमी जोर से घबराते हुए चिल्लाने लगता है नहीं। तो बच्चा उस आदमी के पास जाते हुए कहने लगता है नहीं मैं पहले ही समन हो चुका हूँ और मेरे पास कोई क्लास नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा एक खतरनाक पंच उस आदमी को मारता है जिसकी वजह से उसकी शायद बहुत सारी हड्डियां भी टूट गई होती है और वो दर्द से बहुत ही ज्यादा चीख रहा होता है। तभी उस बच्चे की नजर एक नाइफ पर पड़ती है जिसे देखकर वो कहने लगता है लेकिन मेरे पास 13 साल का एक्सपीरियंस है। फिर शैंगमिन जल्दी से जाकर उस आदमी के पास उस नाइफ को पकड़ लेता है और जल्दी से उसके पास से नाइफ लेते हुए कहने लगता है क्या तुझे नहीं पता इस एरिया का रूल यहाँ पर तुम किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। और फिर हम देखते हैं कि वो उस चाकू को उस आदमी के पेट में धंसा देता है जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारा खून ही खून हो जाता है। और शैंगमिन कहने लगता है सच में ये वर्ड बहुत ही ज्यादा गार्बेज है। और फिर वो उस आदमी को मारने के बाद उसका सामान चेक करने लगता है तो उसके सामान में 1 लाख ईयर और
एक डैगर होता है जिसे देखकर वो कहने लगता है सच में इस आदमी के पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं थे, तो उन सामान को अपने पास रखते हुए सोचने लगता है वैसे कुछ भी नहीं से तो यही अच्छा है, लेकिन अब मुझे इस बॉडी का क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने इस बॉडी को पहले चेक किया था, इसके ऊपर ना तो एक भी निशान है और ना ही मेरी मसल्स। इसका मतलब ये है कि मैं पक्का ही 13 साल पहले इस एरा के अंदर आ गया हूँ जब मैं यहाँ पर पहली बार समन किया गया था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पक्का ही उस आइटम की वजह से हुआ होगा। और फिर सैंगमिन अपने बारे में बताने लगता है मेरा नाम ली सैंगमिन है और मैं 27 साल का हूँ, और पहले मैं एक सी रैंक मर्सनरी हुआ करता था जो कि एक कॉमन लोअर क्लास लाइफ है, और अपने उस काम से सिर्फ मैं इतने ही पैसे कमा सकता था जो कि इस एरा में दिन बिताने के लिए कमाए जा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त ना तो मेरे पास कोई टैलेंट था और ना ही बैकग्राउंड, इसीलिए मैं अपनी पावर को और ज्यादा नहीं बढ़ा पाया। तो फिर मैंने अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में सोचा, और फिर लकीली एक दिन मैं एक सिल्क थ्रेड एक अनडिस्कवर्ड डंजन के पास पहुंच गया जिसे पहले किसी ने भी नहीं देखा था, और वहां पे मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार मुझे वो ट्रेजर चेस्ट मिल ही गई जिसके बारे में मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, और उसकी वजह से मेरी होप्स भी बहुत ही ज्यादा हाई हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक छोटी सी रोक थी। तो मैंने उस रोक को अपने पास रख लिया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसका यूज आखिरकार कैसे किया जा सकता है। द स्टोन ऑफ रिग्रेशन हैज बीन एक्टिवेटेड, रिटर्न टू द स्टार्टिंग लाइन 13 ईयर अगो। ये वो नोटिस था जब मैं मरते हुए मेरे सामने आया था, और अब जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो वो स्टोन कुछ ऐसी चीज थी जिसकी वजह से मैं अपने पास्ट में पहुंच गया हूँ, तो वो एक रिग्रेशन स्टोन था, तो हो सकता है इसकी वजह से मेरे स्टेटस में भी कुछ बदलाव आए हों। और फिर सैंगमिन जल्दी से अपनी स्टेटस विंडो को खोलता है, और जब वो अपनी स्टेटस विंडो देखता है तो उसमें लिखा हुआ होता है ली सैंगमिन नो क्लास, ट्रायल्स नन, स्किल नन। ये सब देखकर सैंगमिन कहने लगता है इसमें तो कुछ भी नहीं बदला है, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही होप रख ली थी, ये तो सब कुछ वैसा ही है जैसा कि मैं पहली बार यहाँ पर 13 साल पहले आया था। सच में इस रिग्रेशन की वजह से तो मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे पास मेरी 13 साल की पास्ट लाइफ की मेमोरीज है, और मुझे उन हर बड़े इवेंट्स के बारे में पता है जब कुछ पावरफुल हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि सैंगमिन एक दरवाजे के सामने खड़ा हुआ होता है और कहने लगता है यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक नो क्लास हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर हर तरह के अदर वर्ल्ड से लोगों को समन किया जाता है जिनके अंदर मेज होते हैं जो कि मैजिक का यूज कर सकते हैं, और मार्शल आर्टिस्ट जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, और इनमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं वो होते हैं नो क्लास। अगर इसे सिंपल वर्ड में कहा जाए तो नो क्लास एक सिंपल ब्लैंक स्लेट की तरह होती है जिसके ऊपर कुछ भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि वो कुछ भी सीख सकते हैं, और इसके साथ में उन्हें एक स्पेशल ग्रोथ बोनस भी मिल जाता है। वैसे तो सुनने में ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है, लेकिन ये इस दुनिया की लोवेस्ट रैंक है इकोसिस्टम के अंदर, और क्योंकि उनके पास कोई एबिलिटी नहीं होती तो वो इस एरिया के इतने खतरनाक एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाते, और उनके कुछ करने से पहले ही वो खत्म हो जाते हैं। मैं भी एक नो क्लास था जो कि एक सी रैंक का मर्सनरी था, और मैंने इस दुनिया के अंदर बहुत सारी हार्डशिप और ह्यूमिलिएशन सहाए, बट इतना कुछ करने के बाद भी आखिरकार एक दिन मैं मारा ही गया। ये कहते हुए ली उस दरवाजे के अंदर चला जाता है जिसके अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है। वो ली से कहने लगता है तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर स्केलेटन रिमॉडलिंग प्रोसीजर करूं? तो ली उसका हाँ में जवाब देता है और हमें बताने लगता है इस बार चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग बनकर ही रहूंगा। फिर हमें दो नोटिफिकेशन दिखाए जाते हैं, यू हैव ऑब्टेन ए लो रैंक मार्शल स्केलेटन, यू हैव ऑब्टेन ट्रू हेवन कल्टीवेशन टेक्निक। तो ली अपनी बॉडी को देखते हुए कहने लगता है हाँ अब सही है, और उसके हाथ में द हेवनली कल्टीवेशन टेक्निक की बुक भी होती है। इस बार की शुरुआत के लिए मैंने 3 चीजों में से 2 चीजें तो हासिल कर ली हैं जो कि मेरी इस खराब स्टेट को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इन चीजों को मैं 13 साल पहले ऑब्टेन नहीं कर पाया था, और इनमें से पहला तो है मार्शल स्केलेटन, जिसकी वजह से मेरी बोन अब ऐसी हो गई है जो कि मार्शल आर्ट सीखने के लिए बनी हुई है, और ये सब एक्यूपंक्चर पद्धति से होता है जिसकी वजह से आर्टिफिशियली इस स्केलेटन को बदलकर मार्शल आर्टिस्ट स्केलेटन में बदल दिया जाता है। इस प्रोसीजर को पूरा करने के लिए हमें नो क्लास होना होता है, और इसके साथ ही हमें कोई भी स्किल नहीं सीखनी होती,
और अपनी पिछली जिंदगी में जब तक मुझे इस बारे में पता चला तब से पहले ही मैं इस स्किल्स को सीख चुका था, लेकिन इस लाइफ में मुझे पता है कि इसे कैसे करना है। इसलिए मैं कोई भी स्किल सीखने से पहले ही मैंने इस स्केलेटन को अपने अंदर डलवा लिया है, क्योंकि ये डॉक्टर जल्द ही एक एक्सीडेंट में मर जाएगा। इसकी वजह से इस तरह के स्केलेटन वाले लोग बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। और अब जब मेरे पास ये मार्शल स्केलेटन आ गया है तो इसकी वजह से मैं अपनी ग्रोथ बोनस के साथ बहुत ही तेजी से स्ट्रोंग हो सकता हूँ। और मेरा दूसरा चांस ट्रू हेवन कल्टीवेशन टेक्निक, अब ये मुझे मिल गई है। इस टेक्निक की हेल्प से हम अपनी इंटरनल एनर्जी को अपने शरीर के अंदर फैला सकते हैं। ये एक बेसिक एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक है। इस वर्ल्ड में बहुत टाइप की ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं, और मैंने पिछली जिंदगी में जो टेक्निक सीखी थी वो एक साधारण सी सेकंड रेट कल्टीवेशन टेक्निक थी, लेकिन इस बार मुझे पता है कि एक फर्स्ट रेट कल्टीवेशन टेक्निक एक छोटी सी पुरानी लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई है, इसलिए मुझे वहां जाकर उसे ले लेना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि ली लाइब्रेरी के अंदर जाकर उस बुक को खरीद रहा होता है, तो वो उस बुक की कीमत 40,000 रुपए बताता है, तो ली उस 40,000 रुपए देकर उस बुक को खरीद लेता है और वहां से बाहर निकलते हुए कहने लगता है ये तो मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चीप मिल गई है, क्योंकि इस लाइब्रेरी वाले को नहीं पता था कि इसकी आखिरकार ओरिजिनल कीमत क्या है। और मैं सेफली 2 चीजों को यहाँ पर ऑब्टेन करने में कामयाब हो चुका हूँ, वो भी अपने समन होने के 1 दिन के अंदर अंदर ही। और अब जो मेरा तीसरा चांस बचा है वो है कोलाजियम में विनिंग प्राइज जीतना, जो कि आज से 1 साल बाद होने वाला है। और उस कंपटीशन के अंदर का स्टैंडर्ड कुछ ज्यादा हाई नहीं होता, क्योंकि वहां पर सिर्फ 9 क्लास वाले ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए अगर मैं 1 साल तक लगातार यहीं पर रहकर अपनी स्किल्स को और ज्यादा आगे बढ़ाता हूं तो मैं पक्का ही उसे जीत सकता हूं। इसीलिए अब मुझे सिर्फ अपने रहने के लिए पैसे कमाने की जरूरत है, और इसके लिए मुझे 30,000 रुपए पर डे के कम से कम कमाने ही होंगे। और इसका सबसे अच्छा रास्ता है कि मैं जाकर मॉन्स्टर्स को हंट करूं। फिर हम देखते हैं कि ली एक आदमी के पास आ गया होता है, तो ली को देखकर वो आदमी सोचने लगता है और फिर कहता है क्या तुम तो एक बच्चे हो, क्या तुम पक्का ही कस्टमर हो। तो ली वहां पर रखे हुए एक आर्मर को देखते हुए कहने लगता है ये आर्मर तो पक्का ही मुझे फिट हो जाएगा। ये सुनकर वो सेल्समैन कहने लगता है हाँ ये तुम्हें फिट हो जाएगा, क्योंकि इस आर्मर को एक एडवेंचरर यूज किया करता था जब वो तेरी उम्र का था, इसीलिए पक्का ही तुझे फिट हो जाएगा। तू यहाँ से जो भी तुझे पसंद आए वो ले सकता है। ये सुनकर ली खुश होते हुए कहने लगता है मैं यहाँ पे इन चीजों को खरीदना चाहता हूँ, जिसमें एक आर्मर, 2 डैगर और एक स्पेयर होता है। तो वो मर्चेंट कहने लगता है मैं तुझे ये चीजें बेच तो सकता हूँ, लेकिन क्या तेरे पास पैसे भी हैं? तो ये सुनकर ली सैंगमिन कहने लगता है मेरे पास 60,000 रुपए है। 60,000 सुनते ही मर्चेंट कहने लगता है ए साइड में हो जा, इन सब चीजों को खरीदने के लिए कम से कम तेरे पास 3 लाख रुपए तो होने ही चाहिए। चल जल्दी से यहाँ से निकल जा, क्योंकि तेरी वजह से यहाँ पर और कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। तो ली कहने लगता है क्या तुम इसे थोड़ा उधार में दे सकते हो? ये सुनकर मर्चेंट कहने लगता है निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तेरी धुलाई कर दूं। तो ली कहने लगता है अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने कपड़े बेचना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे कपड़े खरीद कर ये सामान दे सकते हो? क्योंकि ये कपड़े इन चीजों के बदले में काफी रहेंगे, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये कपड़े एक हाईली डेवलप्ड डायमेंशन में बने हुए हैं। और मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह के कपड़ों को खरीदना पसंद करते हैं, और अगर तुम इन कपड़ों को किसी अच्छी सी स्टोर पे जाकर बेचोगे तो तुम्हें पक्का ही 3 लाख से ज्यादा ही मिलेंगे। ये सुनकर वो मर्चेंट बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। तो ली उसे देखकर ऐसे कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है व्हाट द हेल, आखिरकार ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो मर्चेंट ली से कहने लगता है तुम्हारे पास कोई क्लास नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ ना, और तुम इतने ज्यादा छोटे भी हो, तो तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे इतने ज्यादा कम पैसों में ये सारा सामान दे दूंगा? तो ये सुनकर ली कहना लगता है हाँ अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं आपका बहुत ही ज्यादा एहसान मानूंगा। तो फिर मर्चेंट कहने लगता है ठीक है मैं ये सब कुछ तुम्हें उधार दे दूंगा, इसके लिए तुम्हें अपने कपड़े बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे मुझे तेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि तू ना मरे। नहीं, मुझे पता है कि तू नहीं मरने वाला, चाहे तेरे पास कोई भी क्लास क्यों न हो, और तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तू जल्दी ही मेरा रेगुलर होने वाला है, इसलिए जब भी तेरे पास 2,40,000 रुपए आ जाए तो तू जल्दी से मेरे पैसे वापस कर देना। ये सुनकर ली उसे थैंक यू कहने लगता है और फिर वहां से
निकल जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन कट होकर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली आर्मर को पहनकर अपने स्पेयर्स के साथ खड़ा हुआ होता है और कहने लगता है तुम्हारा सर्वाइवल रेट आर्मर के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है, चाहे वो लाइट आर्मर ही क्यों ना हो, लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चॉइस है कि मैंने एक आर्मर खरीद लिया है, इसकी वजह से मैं अपनी बॉडी को थोड़ा प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। वैसे अगर सोचा जाए तो पिछली जिंदगी में मुझे ऐसा कोई भी फेवर नहीं मिला था। सच में मैं इस लाइफ में बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि मुझे इतनी जल्दी इतना अच्छा फेवर मिल गया है। और फिर हम देखते हैं कि ली मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर जा रहा होता है और कह रहा होता है अब जबकि मैं इस हंटिंग ग्राउंड में आ गया हूँ तो मुझे वो 13 साल पहले के कुछ सीन याद आ रहे हैं, जबकि मैं एक बहुत ही ज्यादा कमजोर लड़का हुआ करता था और सच में उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ और पैथेटिक हुआ करता था। फिर हम देखते हैं कि ली जल्दी से अपनी हंटिंग को शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन पॉपअप होने लगते हैं। यू हैव रिकॉल्ड द लाइटनिंग स्ट्राइड टेक्निक, यू हैव रिकॉल स्टील ब्रेकिंग, यू हैव रिकॉल रॉक डिस्ट्रक्शन, यू हैव रिकॉल सोल चेजिंग। और हम देखते हैं कि वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए तेजी से एक और जा रहा होता है और वो देखता है कि उसके सामने एक छोटा गोबलिन खड़ा हुआ होता है। तो वो गोबलिन भी ऐसे अचानक से ली को देखकर थोड़ा चौंक जाता है और ली अपने स्पेयर को लेकर सोल चेजिंग स्पेयर टेक्निक को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से ली का स्पेयर बड़ी ही तेजी से गोबलिन के पास पहुंच जाता है और एक शॉट में ही गोबलिन खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि ली इस अटैक के अंदर अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है, जिसकी वजह से वो गोबलिन ली से बहुत ही ज्यादा दूर जाकर एक झाड़ी में गिरता है और ली के इतनी ज्यादा फोर्स को यूज करने की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो वो अपने हाथ को देखता है जिस पर एक कट का निशान लगा हुआ होता है। तो ली उसे देखते हुए कहने लगता है वन शॉट वन किल की मूवमेंट की वजह से मेरे लेफ्ट हैंड को एक बैरल की तरह यूज करना होता है, इसीलिए मुझे इतनी ज्यादा जलन हो रही है। इसीलिए मुझे इस टेक्निक को यूज करने से पहले सबसे पहले अपने हाथ की सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। और हम देखते हैं कि उस गोबलिन को मारने के बाद ली बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार मैं इस वर्थलेस रिग्रेशन के अंदर कुछ तो स्ट्रॉन्ग बन पाया और अब मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं जिनकी मदद से मैं बहुत ही जल्दी स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ और इसी जगह से मेरी जर्नी की नई शुरुआत हो रही है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एक डार्क जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक मात्रा में एनर्जी निकल रही होती है। तभी उसके पीछे से ब्लू रोशनी निकलने लगती है और उस लेडी के चारों ओर घूमने लगती है। तो वो खड़ी होते हुए कहने लगती है आखिरकार ये कर कौन रहा है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे ऊपर मैजिक का यूज कर रहा है। और वो वहां से गायब हो जाती है और पीछे कुछ मैजिक पार्टिकल्स बच जाते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।